हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बीएल बज़ में। आज मैं आपके लिए एक नई मंगा स्टोरी लेकर आया हूँ। यह कहानी एक ओमेगा के बारे में है, जिसके सिर पर कर्ज का पहाड़ है, और एक अल्फा के बारे में है जो एक खतरनाक गैंगस्टर है। मुझे यकीन है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। शुरू करने से पहले एक चेतावनी, इस कहानी में हिंसा और आत्महत्या से जुड़े कुछ दृश्य हैं। अगर आप इन चीजों के प्रति संवेदनशील हैं, तो कृपया सावधानी से आगे बढ़ें। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है किम यूई-हयुन की आवाज से। वह एक ओमेगा है और इस कहानी का मुख्य किरदार है। वह कहता है, मुझे नहीं पता मेरी परेशानी क्या है, लेकिन मेरे मन में हमेशा मौत के ख्याल आते रहते हैं। यूई-हयुन एक कमरे में बैठा है। सामने एक व्यक्ति जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है। वह है यंगडो। यूई-हयुन की आंखों में खालीपन है। वह खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, आज हो या कल का दिन हो, सब कुछ एक जैसा ही लगता है। सब कुछ बेकार है। वह एक छोटे बच्चे को गोद में उठाता है और बुदबुदाता है, इस सोच का अंत कब होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर के बाहर कुछ गुंडे जमा हैं। एक गुंडा दूसरे से कहता है, यंग डोह्युंग खुद अंदर क्यों गया? दूसरा गुंडा जवाब देता है, किम साह्युक का बेटा ओमेगा है। पहला गुंडा हंसते हुए कहता है, तो उसने सोचा होगा कि उसे अकेले ही काबू कर लेगा। तभी एक गुंडा अंदर जाकर देखता है और चौंकते हुए चिल्लाता है, हे भगवान! हमें यंग डोह्युंग को जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। एक और गुंडा फोन पर किसी से बात करते हुए कहता है, उसने यंगडो का सिर फोड़ दिया और भाग गया। लगता है उसने टैक्सी ली और नेशनल हाईवे की तरफ चला गया। अगले सीन में हम किम यूई-हयुन को एक कार में छोटे बच्चे के साथ देखते हैं। ड्राइवर पूछता है, तुमने कहा था बस तेज चलाओ और भागो, लेकिन आखिर जाना कहाँ है? यूई-हयुन सोचता है, एक दिन अचानक मुझे ऐसा लगा कि मैं जीना ही नहीं चाहता। पता नहीं यह कब सच में हो जाएगा, लेकिन यह ख्याल अक्सर दिमाग में आता है। वह समुद्र की तरफ देखते हुए ड्राइवर से कहता है, गाड़ी यहीं रोक दो। वह कार से उतरकर समुद्र के किनारे खड़ा हो जाता है। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी इतनी नाटकीय हो जाएगी। वह छोटा बच्चा उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और कहता है, भैया। यूई-हयुन सोचता है, क्या करूं इस बच्चे का? शायद मुझे इसे साथ लाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर ये वहीं रहता तो या तो पिटाई होती या भूख से मर जाता। मियाँ बिना ये कैसे जी पाता? अच्छा होगा अगर सब कुछ यहीं खत्म हो जाए। वह घुटनों के बल बैठकर बच्चे को गोद में उठाता है और कहता है, आओ इधर। वह गहरी सांस लेता है और समुद्र की ओर कदम बढ़ाता है। आज भी बीते हुए दुख भरे दिनों जैसा ही है, और शायद भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। अपने खून से सने हाथ को देखते हुए वह बुदबुदाता है, या शायद इससे भी बुरा। इसलिए मैंने अच्छे दिनों की उम्मीद करना छोड़ दिया है। वह समुद्र की गहराई की तरफ तेजी से बढ़ता है और बुदबुदाता है, कोई अफसोस नहीं है, बस एक, जो मेरी गोद में है। तभी अचानक कोई दौड़ता हुआ आता है और उसे पकड़कर कहता है, पकड़ लिया। यूई-हयुन हैरान होकर कहता है, क्या अब एंट्री होती है यो तेजू की? वह एक अल्फा है और इस कहानी का दूसरा मुख्य किरदार भी। वह किम यूhyun को खींचकर अपनी तरफ ले आता है और गुस्से में पूछता है, कहाँ जा रहे हो? तभी उसका एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आता है और कहता है, यंग मास्टर, आप ठीक हैं? बॉस, ये क्या कर रहे हैं? तेजू कहता है, मैंने इसे पकड़ लिया है, अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं। किम यूhyun गुस्से में कहता है, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। और सोचता है, मेरी बेकार सी जिंदगी में जो भी बीच में आएगा, वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। जब वे बाहर आते हैं, तेजू चिल्लाकर कहता है, साला, पूरा भीग गया। उसका कर्मचारी दौड़ता हुआ पास आता है और कहता है, बॉस, आपने अचानक दौड़ क्यों लगाई? आप मुझे बोल देते, मैं कर देता। तेजू जवाब देता है, क्योंकि तुम बहुत धीरे हो। ये कमीना थोड़ी ही देर में गायब हो गया था, और अगर हम थोड़ी और देर करते तो दोनों बह जाते। और जैसे एक आदमी को पीटना काफी नहीं था, तुम ऊपर से एक बच्चा भी साथ ले आए। फिर वह बच्चे को गोद में उठा लेता है और कहता है, तुम तो वाकई में ऐसे इंसान हो जिसमें कोई उम्मीद नहीं है। किम यूhyun चौंक कर पूछता है, तुम कर क्या रहे हो?
बच्चे को वापस दो। तेजू बच्चे को देखता है और कहता है, ओह, देखो तो कितना रो रहा है, कितना डर गया है। वह बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा फिर भी रोता रहता है। तभी बच्चा उसे मुंह पर एक मुक्का मार देता है और हाथ पैर मारते हैं। आखिरकार तेजू बच्चे को किम यूhyun को वापस दे देता है और बच्चा तुरंत चुप होकर उसे कसकर पकड़ लेता है। तेजू पूछता है, अरे यूhyun, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसका कोई कसूर तो नहीं। किम यूhyun चुपचाप सोचता है, मैंने सोचा था कि मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। लेकिन एक गैंगस्टर की ये बातें सुनकर तेजू कहता है, तुम्हें कर्ज चुकाना है। किम यूhyun सोचता है, कर्ज? अगले सीन में वे कार में होते हैं। तेजू ने अपने भीगे हुए कपड़े बदल लिए हैं और वह किम यूhyun और बच्चे की तरफ देखता है। वह पूछता है, क्या तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है? फिर कहता है, तुम तो वर्जिन लगते हो, लेकिन पहले से बच्चा है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। वह फिर पूछता है, इसका बाप कहाँ है? किम यूhyun जवाब देता है, वह मेरा भाई है। तेजू कहता है, ओह, भाई है? और तुम ज्यादा बात भी नहीं करते। किम यूhyun सोचता है, एक अल्फा। तेजू मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, लगता है हम दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है। किम यूhyun चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। फिर तेजू थोड़ी शरारत से पूछता है, तो क्या ये सच है कि तुम अब तक वर्जिन हो? किम यूhyun उसे गुस्से से घूरता है, लेकिन तेजू बस मुस्कुराकर होंठ चाटता है। कार रुकती है और बाहर खड़ा एक आदमी दरवाजा खोलते हुए पूछता है, क्या यही है जिसने यंगदो का गला तोड़ा और भाग गया? तेजू कहता है, हाँ, मैं उसे पकड़ने गया था लेकिन कपड़े भीग गए तो बदलने पड़े। फिर वह बच्चे को उठाता है और कहता है, चलो चलते हैं। मैं कोई डरावनी दीदी नहीं हूँ। किम यूhyun उसे रोकता है, रुको, बच्चे को ले जाने मत दो। तेजू उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुम अभी शांति से रहोगे तो बच्चा बिना किसी खरोंच के तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। नहीं तो शायद तुम कभी एक दूसरे को देख भी ना पाओ। हम बड़ों को कुछ बातें करनी है। किम यूhyun बेहद गुस्से में दिखता है। एक ऑफिस रूम से होती है। तेजू यूhyun को वहां लेकर आता है और उसके बारे में कुछ दस्तावेजों को देखने लगता है। वो कहता है, तुम्हारा नाम किम यूhyun है, उम्र 26 साल है, तुम हाई स्कूल पास हो, ओमेगा हो, और तुम्हारा एक छोटा भाई भी है और तुम्हारे ऊपर 180 मिलियन रुपए का कर्ज है। फिर तेजू कहता है, अगर तुम अपना घर बेच दो तो उससे लगभग 60 मिलियन रुपए मिल जाएंगे। इतना कर्ज तो कम हो ही जाएगा। आजकल तो मकानों की कीमत बहुत बढ़ रही है। लेकिन यूhyun तुरंत विरोध करता है, मैंने कभी कोई पैसा नहीं लिया, ये कर्ज मेरा नहीं है। तेजू शांत लहजे में बोलता है, शायद तुम्हें इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन अब ये कर्ज वाकई तुम्हारा है क्योंकि यहाँ साफ लिखा है कि तुम गारंटर हो। यूhyun गुस्से में चिल्लाता है, मैंने कभी ऐसे कागजों पर साइन ही नहीं किया। तेजू ठंडी सांस लेते हुए कहता है, तो फिर तुम्हें अपने हाथों की थोड़ी हिफाजत करनी चाहिए थी या अपने पापा की तरह ठीक से छिप जाना था। जो भी हो, अब जब तुम इस नाइंसाफी वाली हालत में फंस ही गए हो तो चलो मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ। मैं 60 मिलियन रुपए ऐसे ही घटा देता हूँ। मान लो जैसे तुम्हारा घर बिक चुका है तो अब बचता है 120 मिलियन, यानी अब सिर्फ 60 मिलियन बचे हैं। इसके बाद तेजू कहता है, और अगर अब भी तुम्हें लगता है कि ये रकम ज्यादा है तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। तुम तो मरने ही गए थे समंदर में, और वो भी बच्चे को साथ लेकर। जाहिर है तुम्हें अपनी हालत से बहुत घिन आ रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें समझ नहीं रहा। फिर वो कहता है, असल में तुम ये सोच रहे थे, बच्चा अकेले कैसे जिएगा, कहीं उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी से भी ज्यादा बर्बाद ना हो जाए। लेकिन तुम्हारा फैसला बहुत ही गलत था। अगर हम तुम्हें और बच्चे को गिने तो 60 मिलियन का कर्ज यूं ही पूरा हो जाएगा। यूhyun तुरंत पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तेजू कहता है, तुम तो वैसे भी मरना चाहते थे, तो क्यों ना अपने शरीर का इस्तेमाल करके ये कर्ज चुका दो। यूhyun गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? कौन करेगा ऐसा घटिया काम?
तेजू बिल्कुल शांत लहजे में जवाब देता है, क्यों नहीं करेगा? तुम कर्ज चुका पाओगे और जिंदा भी रह पाओगे, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ। तेजू उसे कर्ज चुकाने के तरीके बता रहा था। उसने कहा, तुम अपना कर्ज चुका दो और जिंदा भी रह सकोगे, मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। मुझे पता है कि 60 मिलियन रुपए चुकाना तुम्हें अभी नामुमकिन लग रहा होगा, लेकिन सच कहूँ तो ये बहुत आसान है। तेजू धीरे धीरे यूह्यून के पास आया और बोला, तुम इतने डर गए थे कि सब छोड़ दिया। यकीनन तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, पर तुम्हें शांत रहकर एक एक कदम सोच समझकर उठाना चाहिए था। कुछ चीजें तुम्हारे पास हैं और कुछ नहीं है। वो और करीब आया और बोला, क्या नहीं है तुम्हारे पास? न पैसे, न अपार्टमेंट, न नौकरी। और क्या है? कर्ज, छोटा भाई। और तुमने एक आदमी का सिर फोड़ दिया और भाग गए। इतना सुनते ही यूह्यून ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तेजू ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, लेकिन अभी भी सब कुछ धीरे धीरे किया जा सकता है। फिर वो उसकी तरफ और झुकते हुए बोला, चलो देखते हैं। उसने अपने होंठ को ऐसे चाटा जैसे कोई जानवर खाना देखकर करता है। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे अपना हाथ दो। यूह्यून ने हैरानी से पूछा, क्या? तेजू ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम्हें पागल बनकर सब छोड़ना है तो फिर तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी जगह कर्ज चुकाएगा। भाई का नाम सुनते ही यूह्यून ठिठक गया। उसने विरोध करना छोड़ दिया। तेजू ने उसकी हालत देखकर एक संतोष भरी सांस ली और कहा, देखो, तुम्हें इससे काफी फायदा हो रहा है, लेकिन शायद ये तुम बाद में समझोगे। उसे पता था कि यूह्यून 26 साल का है और उसने कभी किसी रिश्ते का अनुभव नहीं किया था, लेकिन ताइजू उसे मेज की ओर मजबूर करता है और उस समय उसके साथ यौन संबंध बनाता है। यूह्यून अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ में था। उसके दिमाग में चल रहा था, क्या मैं पहले ही घर छोड़ देता तो अच्छा होता? क्या उसे अपने साथ न लाता तो जिंदगी थोड़ी आसान होती? लेकिन अगले ही पल उसके ख्याल कड़वे हो गए, क्या मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हुआ है? बस हर दिन और बुरा क्यों होता जा रहा है? तेजू ने देखा कि यूह्यून कहीं खो गया है, तो उसने उसे वापस होश में लाने के लिए आवाज लगाई। वो यूह्यून को सीधा किया। अब दोनों आमने सामने थे। यूह्यून उसकी आंखों से बच रहा था। तेजू ने उसका चेहरा पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, मेरी आंखों में देखो। तेजू ने एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हें देखकर मैं और भी ज्यादा बेकाबू हो रहा हूँ। यूह्यून ने गुस्से में कहा, तू गंदा कमीना है। तेजू हंस पड़ा और बोला, मैं कोई गंदा नहीं हूँ, मैं हूँ येओ तेजू। फिर वो यूह्यून से उसका नाम बुलवाने की जिद करने लगा, लेकिन यूह्यून बहुत दर्द में था और कुछ देर बाद बेहोश हो गया। तेजू ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और पूछा, तुम बेहोश हो गए? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम बेहोश हो गए? वो बड़बड़ाया। थोड़ा ज्यादा जोर लगा रहा था और ये दिखने में भी काफी प्यारा है। फिर उसने धीरे से यूह्यून के चेहरे के पास आकर कहा, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूह्यून को होश आता है। तेजू उसके गाल पर हल्की थपकी देकर उसे जगा रहा था। यूह्यून ने आंखें खोलीं और देखा कि वो किसी कार में है। उसे याद आया कि वो ऑफिस में बेहोश हो गया था और अब वो यहाँ कैसे आया। तेजू ने उसके कपड़े बदल दिए थे और उसे कार से उतरने के लिए कहा। जैसे ही यूह्यून हिलने की कोशिश करता है, उसे तेज दर्द महसूस होता है। आज उसके साथ जो हुआ वो उसका पहला अनुभव था और वो भी बहुत रफ। तेजू उसकी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाता है। यूह्यून गुस्से में उसे देखता है, लेकिन दर्द सहते हुए कार से बाहर आ जाता है। तेजू ने कहा, मेरे पीछे आओ। यूह्यून ने पूछा, हम कहाँ हैं? यूह्यून कहाँ है? तेजू ने कहा, अगर चुपचाप मेरा पीछा करोगे तो मैं सब कुछ बता दूंगा। फिर वो दोनों एक दरवाजे के सामने पहुंचे। तेजू ने मुस्कुराकर कहा, लो, आ गया तुम्हारा घर, होम स्वीट होम। यूह्यून कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, उसे याओ यंग नजर आया। याओ यंग उसे देखकर, भाई,
कहता हुआ दौड़ा और उससे लिपट गया। आखिरकार यूहियुन को याओ यंग मिल गया। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत की सांस दिखी। तेजू ने हंसते हुए कहा, तो बताओ, मुझसे डील करके कैसा लगा? कोई घाटे का सौदा तो नहीं किया, है ना? और अगर नुकसान की बात करें, तो आज तो सिर्फ मेरा ही नुकसान हुआ है। आज मैंने तुम्हें घर दिया है और कल तुम्हें एक नौकरी भी दिला दूंगा। अब आराम करो। तेजू की ये बात सुनकर यूहियुन उसे गुस्से से घूरने लगा। उसने उसके बट पर पैट किया और कहा, कल फिर बात करेंगे और भागना मत, ठीक है? और अगर भागने की कोशिश भी करोगे तो बच्चे के साथ ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। इतना कहकर वो चला गया। यूहियुन का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। दरवाजा बंद होने से पहले तेजू ने मुड़कर कहा, कल मिलते हैं। यूहियुन अब भी तेजू को लेकर गुस्से में था। तभी याओ यंग ने उसे पुकारा। उसकी आवाज सुनते ही यूहियुन थोड़ा शांत हुआ और उससे पूछा, तुम ठीक हो? किसी ने तुम्हें छुआ तो नहीं? मारा तो नहीं? याओ यंग ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। यूहियुन थोड़ी देर के लिए सोचों में खो गया। लेकिन फिर याओ यंग ने पूछा, क्या हम अब एक साथ रहने वाले हैं? यूहियुन ने कहा, हाँ, और मन ही मन सोचा, चाहे थोड़ा वक्त ही सही, लेकिन रहने के लिए एक जगह तो चाहिए। याओ यंग बहुत खुश लग रहा था। उसने कहा, सच में? बस हम दोनों? अब हमें न पापा के साथ रहना है और न ही उन अजीब लोगों के साथ? यूहियुन ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, सिर्फ मैं और तुम। याओ यंग ने खुशी से कहा, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ये सुनकर यूहियुन थोड़ा चौंक गया। रात को जब वो याओ यंग के पास लेटा हुआ था तो सोचने लगा, उसने कभी नहीं बताया कि वो खुश है या नहीं। फिर तेजू की बातें याद आने लगी। उस कमीने ने सही कहा था, याओ यंग ने कुछ गलत नहीं किया। मैं नहीं जानता था कि वो इतनी सी चीज से इतना खुश हो जाएगा। फिर वो सोचने लगा, मैं उस बदतमीज के बारे में सोच भी क्यों रहा हूँ। उसने अपना सिर पकड़ लिया और घड़ी की ओर देखा। अब क्या करूं? सबको पता चल गया है कि मैं ओमेगा हूँ। अगर मैं यहीं रुका तो ये लोग जरूर मुझे दलाल को बेच देंगे उस पैसे के लिए जो मैंने कभी देखा तक नहीं था। फिर उसने फैसला किया कि कुछ ही दिनों में वो याओ यंग को लेकर यहाँ से भाग जाएगा। वो याओ यंग की आंखों के सामने से बाल हटाते हुए सोच रहा था, याओ यंग इस वक्त कितना खुश है। लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां वो लोग हमें कभी ना ढूंढ सकें। चाहे वो एक छोटा सा कमरा ही क्यों न हो, बस हम दोनों शांति से रह सकें, सिर्फ मैं और वो। यूहियुन का सिर बहुत जोर से दर्द कर रहा था। लगता है मैं कुछ जरूरी भूल रहा हूँ। ऐसा सोचते हुए वो सो गया। और फिर उसे अपने बीते हुए कल का सपना आने लगा। जहां यूहियुन काम करता था वहीं उसका बाप जाकर उसकी तनख्वाह ले आया था। अब सपने में यूहियुन अपने बॉस से झगड़ रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि उस आदमी को पैसे मत देना। क्या आप चाहते हैं कि मैं और याओ यंग भूख से मर जाएं? बॉस ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि तुमने ही उन्हें पैसे लेने भेजा है। यूहियुन गुस्से से बोला, और आपने यकीन कर लिया? बॉस की हालत देखकर यूहियुन समझ गया कि उसका बाप उसे डरा धमका गया और वो डर के मारे पैसे दे बैठा। यूहियुन का चेहरा उदासी से भर गया। जाते हुए वो बोला, मैं लौट कर आऊंगा। बॉस पीछे से बोला, लड़ाई झगड़े में मत पड़ना, खुद ही पिटोगे, बेहतर है आगे मेहनत करो और पैसे कमाओ। लेकिन यूहियुन रुका नहीं। वो घर गया और अपने अल्फा पिता किम शायोक से बोला, जो जमीन पर बैठा हुआ था, पैसे कहाँ हैं? किम शायोक ऐसे दिखाने लगा जैसे कुछ पता ही न हो। क्या कहा तुमने? मैंने पूछा, पैसे कहाँ रखे हैं? मुझे अभी चाहिए। तभी किम शायोक खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ, अभी वापस दो। इस पर किम शायोक ने यूहियुन को एक जोरदार मुक्का मारा और गाली देते हुए बोला, कितना बदतमीज हो गया है तू। अभी अभी घर आया हूँ और तू पैसे पैसे कर रहा है। मुझे जरूरत थी तो मैंने खर्च कर लिए।
ये सुनकर यूhyun का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी नाक से खून बह रहा था। फिर उसने अपने बाप के मुंह पर भी एक जोरदार घूंसा मारा और चिल्लाया, तुम इतनी हिम्मत के साथ मेरी नौकरी की जगह गए और मेरी मेहनत की कमाई उठा लाए? क्या अपने बेटे की कमाई चुराकर अच्छा महसूस कर रहे हो? इतना कहते हुए उसने किम शायोक की कॉलर पकड़ ली और फिर से घूंसा मारने ही वाला था, लेकिन किम शायोक ने उसका हाथ रोक लिया और जोर से हंसने लगा। जब यूhyun अपने पापा से बहस करने के बाद घर वापस आया तो सीधा अपने कपड़े पैक करने लगा। तभी उसका छोटा भाई पास आकर बोला, ह्यूंगी, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप पैकिंग करता रहा। सारा सामान लेकर जैसे ही बाहर जाने लगा, उसने एक बार अपने छोटे भाई की तरफ देखा, लेकिन कुछ कह नहीं सका। बस मुड़कर निकल गया। वो चल ही रहा था कि अचानक रुक गया। फिर पलटा और वापस आया और बोला, चलो, कपड़े पहनो। उसका छोटा भाई खुशी से दौड़कर कपड़े पहनने चला गया। अगले सीन में वो अपने काम की जगह पर होता है, तभी एक कोवर्कर उसके पास आता है और कहता है, अरे, न्यू मेंबर, मैनेजर ने तुम्हें बुलाया है। यूhyun ने पूछा, क्यों? मालूम नहीं, बस बुलाया है। चलते चलते उसने फिर पूछा, अब तक काफी पैसे जोड़ लिए होंगे, है ना? यूhyun बोला, मैं तो बस एक हफ्ते के लिए यहाँ आया हूँ काम करने। कोवर्कर बोला, कम से कम एक छोटा सा कमरा तो रख लो, अगर रिक्वेस्ट करोगे तो मिल भी जाएगा। कब तक पीसी रूम और सोना में उस बच्चे के साथ सोते रहोगे? यूhyun चिढ़कर बोला, तू बहुत बकबक करता है। लेकिन वो रुका नहीं और बोला, और हाँ, जूते भी ले लो काम के लिए। यूhyun झुंझलाकर बोला, कसम से। उसी वक्त वो ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं। कोवर्कर बोला, जब बात हो जाए आ जाना, साथ में लंच करेंगे। यूhyun ऑफिस के अंदर जाता है और पूछता है, आपने बुलाया था? लेकिन वहां मैनेजर नहीं था। यंगदो बैठा था। यंगदो उसे देखकर पूछता है, क्या तुम किम सायहुक के बेटे हो? यूhyun चौंक कर और थोड़े गुस्से से बोला, तो फिर? यंगदो धीरे से खड़ा हुआ और बोला, किम सायहुक गायब हो गया है जैसे भूत की तरह, कहीं भी कोई निशान नहीं। यूhyun ने गुस्से से पूछा, मुझे नहीं पता तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो और ना ही मुझे पता वो कहाँ है। यंगदो ने ठंडे स्वर में कहा, उस हरामी ने हमसे पैसे उधार लिए हैं, पूरे 180 मिलियन वॉन। यूhyun के हाथ गुस्से से भिंच गए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यंगदो ने एक दस्तावेज निकालते हुए कहा, कैसे नहीं? तुम ही तो उसके इकलौते एसेट हो, वो घर अब तुम्हारे नाम पर है। क्या? यूhyun पूरी तरह चौंक गया। यंगदो ने बात जारी रखी, और तुम ही उस लोन के गारंटर हो। यूhyun ने गुस्से से वो पेपर छीनने की कोशिश की और चिल्लाया, मैंने कभी भी इस पर साइन नहीं किया। क्या कहा? यंगदो ने चौंक कर पूछा, तुम कह रहे हो कि ये साइन तुम्हारे नहीं है? उसने यूhyun का हाथ पकड़ा, दस्तावेज से मिलाया और कहा, लेकिन ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं, लगता है तुम्हारे बाप ने चुपचाप तुम्हारे नाम से ये सब कर दिया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यंगदो ने ठंडेपन से कहा। यूhyun ने पूछा, क्यों नहीं? यंगदो ने एक चालाक सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि हमें तो सिर्फ पैसे चाहिए। तरीका कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। यूhyun का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बकवास बंद करो, ये सब बेहुदी बातें हैं। यंगदो ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, सुनो, मान लो, सुना है तुम ओमेगा हो। यूhyun का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। यंगदो उसे घूरते हुए बोला, तुम जैसे लोग बड़ी आसानी से बिक जाते हैं। फिर वो और पास आया और बोला, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जितनी बार चाहो सो सकता हूँ। बस।
यूह्यून ने उसका गला पकड़कर उसे टेबल पर दे मारा और गुस्से से चिल्लाया, घटिया आदमी, तू खुद को समझता क्या है? अचानक यूह्यून की आंख खुलती है। वो पसीने में तेज सांसें ले रहा था। ये सब एक भयानक सपना था। वो सोच में डूब गया। हाँ, मैंने उसे मारा था। उस दिन बहुत खून बहा था। अगर वो आदमी मर गया तो मैं क्या बन जाऊंगा? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। किम यूह्यून कोई आवाज देता है। दरवाजा खोलता है। सामने था तेजू, जो हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए काम ढूंढ लूंगा। यूह्यून अभी भी खोया हुआ था। मुझे रहने की जगह दो, काम दो, ये तो साफ है। मैं खुद को बेच रहा हूं, अब क्या करूं? थोड़ा टाइम लेकर भाग जाना चाहिए, लेकिन अगर वो आदमी मर गया तो गैंगस्टर भी मेरा पीछा करेंगे, पुलिस भी। तेजू बोला, तीन काम है, सर्विस, एरंड्स या रेस्टोरेंट। यूह्यून के चेहरे पर सवालिया भाव थे। मैं इनमें से क्या चुनूं? तेजू ने कहा, होस्टिंग की कमाई सबसे ज्यादा है और रेस्टोरेंट का काम सबसे कम देता है। सबसे पहले, होस्टिंग। तुम शायद पहले से जानते हो, इस काम में क्लाइंट्स की भूख मिटानी होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये कोई कोठा है। ये एक बहुत रिच क्लब है और वहाँ के ग्राहक भी उतने ही हाई क्लास है। हालांकि मुझे नहीं लगता ये काम तुम्हारे बस का है। अब बात करें एरंड्स की, मतलब छोटे मोटे काम। तुम्हें बूढ़े आदमियों के सामान का ध्यान रखना होगा। कभी ड्राइव करना, कभी सामान इधर उधर ले जाना। थोड़ा भारी काम है, लेकिन पैसे अच्छे मिलते हैं। तुम्हारे पास लाइसेंस है? यूह्यून ने जवाब दिया, नहीं है, लेकिन मुझे गाड़ी चलानी आती है। तेजू जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ, क्या बंदा है यार। मतलब तुम अब तक बिना लाइसेंस के ड्राइव करते रहे? कमाल है। खैर, अगर तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तो एरंड्स वाला काम तो नहीं कर सकते। अब बचता है तीसरा, रेस्टोरेंट वर्क। इसमें किसी बूढ़े आदमी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं है, ये असली काम है। सिर्फ खाना परोसना है और सफाई करनी है। पैसे सबसे कम मिलते हैं, लेकिन टाइम फिक्स रहता है। इतना थकाऊ भी नहीं होगा। पर अगर तुम रेस्टोरेंट में काम करते हो तो तुम कभी कर्ज का ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। और अगर क्लब में काम करते हो तो कुछ ही दिनों में सारा कर्ज उतर जाएगा। सोच समझ कर फैसला करो। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, बताओ क्या करोगे? यूह्यून ने जवाब दिया, रेस्टोरेंट ही सही रहेगा। तेजू मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था तुम यही कहोगे, लेकिन एक बात सुन लो, इस एरिया के रेस्टोरेंट्स में अक्सर गैंगस्टर लोग आते हैं, तो कुछ अजीब टाइप के लोग जरूर मिलेंगे। पर टेंशन मत लेना, वहाँ कोई भी स्टाफ से पंगा नहीं ले सकता, भले ही कोई कितना भी बकबक करे। तुम बस नजरअंदाज कर देना, इतना तो संभाल लोगे ना? यूह्यून सोचता है, गंदे लोगों की बात कर रहा है, खुद को देख पहले। तेजू समझाते हुए कहता है, बस एक बात ध्यान में रखना, किसी भी हाल में कोई ड्रामा मत करना। वो जगह एक न्यूट्रल जोन है। अगर वहाँ कोई लड़ाई या हंगामा हुआ तो रूल है कि पूरा रेस्टोरेंट खाली करवाना पड़ेगा और बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और हम किसी दूसरी गैंग या संगठन से उलझ नहीं सकते, चाहे मामला स्टाफ से जुड़ा हो या किसी और से। इसलिए अपनी कूल बनाए रखना, ड्रामा के अंदाज में कहता है, वरना एक दिन की कमाई गई तो सोचो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? वो शरीफ रेस्टोरेंट मालिक, यानी मैं, जो मकान मालिक भी हूँ। फिर अचानक मुस्कराकर उंगली से यूह्यून की तरफ इशारा करता है, और तुम, जो अब इसकी जिम्मेदारी ले चुके हो। और याद रखना, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उस पूरे दिन का नुकसान सीधा तुम्हारे कर्ज में जुड़ जाएगा। इसलिए अपना दिमाग ठंडा रखना, समझे? यूह्यून एक अजीब सा
चिढ़ा हुआ चेहरा बनाता है और पूछता है, ये सच में रेस्टोरेंट का काम है? तेजू हंसते हुए कहता है, मैं तो सच ही कह रहा हूँ। वहां जाकर खुद देख लेना। तो फिर तय रहा, मैं रेस्टोरेंट के मालिक को फोन कर देता हूँ। तुम कल से दोपहर 3 बजे से काम शुरू कर दो। बस मेरी तरफ से इतना ही था। कोई सवाल है या कोई बात कहना चाहते हो? यूhyun कुछ कहने ही वाला था, लेकिन शब्द ही नहीं निकल पाए। उसके दिमाग में अचानक वही यादें लौट आईं, जब यंगदो ने उसका गला दबोच लिया था और उसने खुद को बचाने के लिए उसका पेट में लात मारी थी। तभी तेजू बोल पड़ा, अरे, तू ध्यान में है या नहीं? यूhyun चौंक कर होश में आया और जल्दी से पूछा, वो आदमी, कल वाला जिससे मैंने। तेजू बोला, ओह, यंगदो? वो तो हॉस्पिटल में है। यूhyun चिंतित होकर पूछता है, कैसा है अब वो? तेजू कंधे उचका कर कहता है, पता नहीं। ट्रीटमेंट पूरा हो जाए तब पता चलेगा। यूhyun सोचता है, मतलब वो मरा नहीं। अच्छी बात है, पर अब हॉस्पिटल का बिल भी मुझसे ही भरवाएंगे शायद। हरामखोर, मेरे पास तो इंश्योरेंस तक नहीं है। तेजू थोड़ा नरमी से बोलता है, वैसे तो मैं तुझसे इस घर का किराया भी वसूलता। लेकिन चल, कल जो हुआ उसे पेमेंट मान लेता हूँ। अब मेहनत से काम कर और कर्ज चुकाने में जुट जा। यूhyun थोड़ा गुस्से में पूछता है, कल क्या किया था तूने? तेजू मुस्कराते हुए उसकी ओर इशारा करता है और कहता है, तू जानता है, वैसे तेरी कमर कैसी है अब? यूhyun भड़क उठता है, हरामी कहीं के, मुझे मत छू। तेजू हंसते हुए कहता है, हाय हाय, कितना अफसोस है। अगर मैं कल इतना बिजी नहीं होता तो तेरी कमर यूं दुखती ही नहीं। थोड़ा और टाइम मिल जाता तो तुझे मजा भी आ सकता था। यूhyun उसकी घटिया बातों को पूरी तरह अनसुना कर देता है और सीधे मुद्दे पर आता है, किम सहयोग का क्या हुआ? अगर वो मिल गया तो मेरा कर्जा खत्म हो जाएगा ना? तेजू गंभीरता से कहता है, हम ढूंढ तो रहे हैं उसे, लेकिन किम सहयोग जैसा आदमी कभी अपने काम को अंजाम तक पहुंचाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर वह थोड़ी ठंडी हंसी के साथ कहता है, मुझे तो शक है, आखिर में तुझे ही सारा कर्ज चुकाना पड़ेगा। यूhyun झल्ला कर पूछता है, क्या बकवास कर रहा है? तेजू बोलता है, जरा पॉजिटिव सोच। कम से कम तेरे पास वो घर तो है जिसे हम गिरवी रख चुके हैं। अब जल्द ही उसकी नीलामी करेंगे। अगर अच्छी बोली लग गई तो तेरे कर्ज का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। और हाँ, जैसे तू कल कह रहा था, अगर किम सहयोग मिल जाए तो उसके कुछ अंदरूनी अंग बेचकर भी पैसे निकाल सकते हैं। फिर वह अचानक गंभीर होकर कहता है, वैसे एक बात सच बता दूं, हम असल में ऐसा काम करते नहीं हैं। यूhyun चौंक कर पूछता है, क्या? तेजू मुस्कराकर कहता है, मैं तो बस तुझे डराने की कोशिश कर रहा था, तुझसे सेक्स करने के लिए। मैं हूं ही थोड़ा घटिया किस्म का इंसान। यूhyun का गुस्सा फट पड़ता है और वो जोर से घूंसा मारता है तेजू के चेहरे पर। तेजू हल्के से झटका खाकर कहता है, ओफो, तेरा पंच तो बड़ा जबरदस्त है। तू और वो बच्चा वाकई सगे भाई हो। फिर हंसते हुए, खैर शायद मुझे ये पंच मिलना ही चाहिए था। लेकिन तभी वो यूhyun का हाथ पकड़कर खींचता है और एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, पर अब क्या करूं, मैं तेरी खुशबू से पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहा। हाँ कमबख्त, कितनी अच्छी महक है। और वो यूhyun का हाथ चाटने लगता है। यूhyun को एक सहरन सी महसूस होती है। वो घबराकर दरवाजा खोलता है और जोर से कहता है, यूयोंग, बाहर आओ। तेजू थोड़ा खेलिया अंदाज में कहता है, अरे बच्चा, कैसी नींद आई? यूयोंग इधर उधर देखकर दौड़कर अपने भाई को गले लगाता है। यूhyun हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ तुझे? तेजू चुटकी लेता है। अपने हैंडसम ह्यूंगी को देखकर सुकून मिला। क्या?
अभी अभी सांस में राहत ली थी ना। यूं गुस्से में कहता है, उसे छोड़ दे। तेजू हंसते हुए बोलता है, ठीक है, जा रहा हूं। वो रुकता है, अपनी जेब से बटुआ निकालता है और थोड़ा पैसा टेबल पर रखता है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना? ये रख लो। यूं भड़क कर बोलता है, क्या? मुझे नहीं चाहिए ये। तेजू शरारती अंदाज में कहता है, हाँ, हाँ, मान लिया तेरे पास बहुत पैसा है खाने का। मत घबरा, तेरे कर्ज में नहीं जोड़ूंगा। वो चला जाता है। सीन कट होता है। तेजू अब अपनी कार में बैठा है। ड्राइवर पूछता है, क्या आपको खुद जाकर वो जानकारी देनी जरूरी थी? सर, आप किसी और को भेज सकते थे। तेजू सिगरेट जलाता है और कहता है, अगर तुम में से किसी को भेजता तो वो डर के मारे भाग जाता। फिर मुस्कराकर कहता है, वैसे सच कहूं मुझे लगता है वो अब भी भागने की ही प्लानिंग कर रहा होगा। तेजू अचानक ड्राइवर के सिर पर मुक्का मारता है। ड्राइवर पूछता है, तो क्या वो काम करेगा? तेजू जवाब देता है, हाँ, रेस्टोरेंट से शुरू करेगा। ड्राइवर फिर पूछता है, समझ गया पर सोच रहा हूं, कब तक टिकेगा? हम निकल रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तेजू हंसकर कहता है, जैसे ही उसे समझ में आएगा कि उस मामूली सी सैलरी से वो तो ब्याज का एक हिस्सा भी नहीं चुका सकता, वो खुद ही आएगा मेरे पास, अपनी बॉडी बेचने की भीख लेकर। ड्राइवर हैरान होकर पूछता है, और आप उसे अपार्टमेंट यूज करने दे रहे हैं? क्यों? तेजू गंभीरता से कहता है, क्योंकि वो उस बच्चे के साथ फंसा हुआ है, बेवकूफ। कम से कम एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वो उस बच्चे के साथ आराम से रह सके, ताकि भागने की कोशिश न करे। और हाँ, उस बच्चे से अच्छा बर्ताव करना। बाकियों को भी बोल देना। ड्राइवर जवाब देता है, जी, सर। तेजू फिर शातिर मुस्कान के साथ कहता है, इस तरह उसका बड़ा भाई चाहे मन भी बदल ले, लेकिन उस बच्चे के लिए फिर भी वापस दौड़ता हुआ आएगा। अगले दिन यूhyun उस लोकेशन पर काम करने पहुंचता है जो तेजू ने दी थी। वो सोचता है, जितनी चिंता थी उसके बावजूद ये वाकई रेस्टोरेंट का काम ही निकला। वो एक टेबल पर खाना सर्व करता है और कहता है, खाना एंजॉय कीजिए। ग्राहक मुस्कराकर चिढ़ाते हुए बोलता है, अरे लड़के, एक प्यारी सी स्माइल तो दे दे। यूhyun कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहां से चला जाता है और सोचता है, काम तो बहुत है और कुछ घटिया ग्राहक भी हैं, लेकिन शिफ्ट टाइम फिक्स होने की वजह से मैं बाकी काम भी पकड़ सका। रेस्टोरेंट मालिक चिल्लाता है, रूम 6 साफ कर। काम के बाद यूhyun अपना दूसरा काम करने जाता है और सोचता है, यहाँ तक कि जब मैं दूसरा काम करने जाता हूँ, कोई मेरा पीछा नहीं करता। क्या उन्हें लगता है कि मैं यूयंग को लेकर भागूंगा नहीं? या फिर उन्हें यकीन है कि अगर मैं भाग भी गया तो वो हमें वापस खींच लाएंगे? जैसा भी हो, अभी मैं भाग नहीं सकता। खुद ही खुद को बांध लिया है मैंने। कसम से मुझे सोचना बंद करना होगा। जो पाप मैंने भागकर किए थे वो 10 गुना बनकर लौटे हैं मेरे पास। बस किसी वेश्यालय में न पहुंच जाऊं, यही काफी होगा। और ऊपर से वो कर्ज भी मेरा नहीं है, फिर भी मुझे ही चुकाना है। इन तमाम बुरे दिनों को पार करना है जब तक वो हरामी अस्पताल से बाहर नहीं आ जाता। बस उसी उम्मीद पर जिंदा रहूंगा। उसी वक्त उसे यूयंग की बात याद आती है। सच में, बस तुम और मैं, और हम उसे दौड़ते हुए देखते हैं। सीन बदलता है। 1 महीना बाद तेजू और उसकी कजिन व बिजनेस पार्टनर यो वोन्योंग, 26 साल की अल्फा महिला, एक भयानक जगह पर हैं। वहां कई लाशें पड़ी हैं, चारों तरफ खून बिखरा है। एक वर्कर दौड़ते हुए आता है और कहता है, बॉस, सारे काम तमाम कर दिए।
तेजू पूछता है, आंटी कहाँ है? यो वोन्योंग भी फिक्रमंद होकर पूछती है, माँ कहाँ है? अचानक एक धीमी, कमजोर सी आवाज सुनाई देती है, मैं यहाँ हूँ। वोन्योंग दौड़कर पूछती है, माँ आप ठीक हैं? तेजू भी गंभीर होकर कहता है, आंटी हम एक नई महिला किरदार को देखते हैं, यो हीजू, 52 वर्ष की अल्फा योजोंग कंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तेजू की बुआ और वोन्योंग की माँ। वो कहती हैं, तुम तो हमेशा से ही शोर मचाने वाली रही हो, वोन। तेजू चहक कर पूछता है, अरे ये तो वही ड्रेस है ना, न्यू XXXXX कलेक्शन से? वही जो मैंने सजेस्ट की थी, हीजू मुस्कुरा कर कहती है। हाँ, मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया इससे। तेजू खुश होकर कहता है, मैं जानता था ये ड्रेस आप पर बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, बुआ। वोन्योंग अपनी माँ की तरफ दौड़ती है और कहती है, माँ आजकल तो आप दिखती ही नहीं। तेजू भी मजाक में जोड़ता है, हाँ भई, अब तो ग्रुप चैट में ही आपकी शक्ल देखनी पड़ती है। बुआ, हीजू हाथ उठाकर रोकते हुए कहती है, बस वहीं रुक जाओ। मुझसे दूर रहो, तुम दोनों खून से लथपथ हो। दोनों हंस पड़ते हैं, अरे यार, चलो ना। हीजू सिगरेट जलाती है और पूछती है, कंसोर्टियम की तैयारियां ठीक चल रही हैं ना? वोन्योंग गंभीरता से कहती है, कुछ मक्खियां तो मंडराने लगी हैं। हीजू मुस्कुराकर कहती है, बहुत बढ़िया। वो तीनों जमीन के टुकड़े अब समझो हमारे ही हैं। असल मुकाबला तो यूजीन से है। जब तक अप्रेजल, जमीन की वैल्यूएशन में कोई अड़चन नहीं आती, बाकी कंपनियां कोई खतरा नहीं है। तो सुनो, ये है तुम्हारे ऑर्डर्स, यूजीन से 1 इंच भी हारना नहीं है, समझी? वोन्योंग दृढ़ता से कहती है, बिल्कुल, माँ। हीजू थोड़ी गंभीर हो जाती है, लेकिन ये हादसा थोड़ा मुसीबत वाला है। जब तक कंस्ट्रक्शन शुरू न हो जाए, तुम दोनों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और तब तक लो प्रोफाइल रहो। वोन्योंग तेजू की तरफ चिढ़ाते हुए कहती है, लगता है अब कुछ समय के लिए तेजू को अपने महंगे कपड़ों की जगह सस्ते बटन वाले शर्ट से काम चलाना पड़ेगा। तेजू बिना भाव बदले जवाब देता है, ये पहली बार नहीं है। दोनों एकदम सिंक में कहते हैं, तुम हम पर भरोसा कर सकती हो। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खौफनाक हंसी होती है। तेजू कहता है, अगर कोई हरामी तेरे पीठ पीछे चला तो उसका तो कचूमर निकाल दूंगा, बुआ। वोन्योंग जोड़ती है, और हम डेवलपर्स के पिछवाड़े तक रिश्वत ठूंस देंगे ताकि वो सीधे चलें। हीजू मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत खूब। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास तुम दोनों जैसे लोग हैं। लेकिन फिर अचानक उनका चेहरा गंभीर हो जाता है, बस एक बात की चिंता है। इतना सुनते ही तेजू और वोन्योंग दोनों थोड़े नर्वस हो जाते हैं। हीजू कहती हैं, तुम दोनों लड़ाई झगड़े में इतने मस्त हो तो शादी कब करोगे भला? मैंने अब तक कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हें काम में मजा आता है, लेकिन अगर कभी तुम्हारा मन बदले तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे लिए कंपनी में एक स्पेशल जगह तैयार रखूंगी। ठीक है। वो दोनों उनकी बात को एकदम इग्नोर कर देते हैं। वोन्योंग आवाज लगाती है, अरे सुनो, जल्दी करो, सब कुछ साफ करो। तेजू जोड़ता है, सूरज निकलने वाला है, बेवकूफो। सीन बदलता है। गाड़ी में वापस लौटते हुए तेजू और वोन्योंग दोनों कार में बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं, थके हुए लगते हैं। तेजू कहता है, उसकी शादी की बातें दिन ब दिन लंबी होती जा रही हैं। ड्राइवर पूछता है, अब कहाँ चलना है, बॉस? वोन्योंग थोड़ा उकताकर कहती है, ऐसे दिन पर तो बस एक प्यारा सा ओमेगा ढूंढकर उसका मजा लेना है। वोन्योंग पूछती है, क्या हमारे पास एक्स्ट्रा शर्ट्स हैं? तेजू जवाब देता है, पीछे रखी हैं। वोन्योंग ड्राइवर से कहती है, हे डोह्यून,
हमें गंगनम उतार देना। ड्राइवर जवाब देता है, जी मैम। तेजू अपने टैबलेट की स्क्रीन देखता है और चौंक जाता है। वो ड्राइवर से पूछता है, अरे, ये सच में उतना चुका चुका है? ड्राइवर कहता है, वो नया लड़का जिसके साथ बच्चा है? हाँ, काफी अमाउंट चुका चुका है, लगता है दो दो जॉब कर रहा है। तेजू कहता है, पहले वोन्योंग को गंगनम उतारो, फिर मुझे मुल्योंगडोंग ले चलो। वोन्योंग पूछती है, क्या तू नहीं आ रहा मेरे साथ? ड्राइवर कहता है, जी सर। सीन चेंज। यूइह्युन का घर। दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होता है। यूयंग दरवाजा खोलता है और चौंक कर पीछे हट जाता है। सामने तेजू खड़ा है। तेजू स्माइल करते हुए बोलता है, कौन होगा भला? तुम्हारा हैंडसम ह्युंगी ही तो। तुम्हारा भाई, और मैं, इसके अलावा और कौन होगा? वो इधर उधर देखता है, तुम्हारा भाई कहाँ है? कुछ समय बाद यूइह्युन घर आता है। वो जैसे ही तेजू को अपने सोफे पर लोटा देखता है, दंग रह जाता है। तेजू बड़े आराम से कहता है, वेलकम बैक। यूइह्युन हैरानी में बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेजू कंधे उचकाते हुए बोलता है, क्या ही कर रहा हूँ, बस ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी पेमेंट हमें मिल गई बढ़िया तरीके से। यूइह्युन गुस्से में आ जाता है, पर कुछ नहीं कहता, बस उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए ईयूयंग से पूछता है, ईयूयंग, तुमने खाना खा लिया? तभी उसकी नज़र स्क्रीन पर जाती है और बोलता है, अरे ये क्या देख रहे हो? शार्क। ईयूयंग मासूमियत से बोलता है, बेबी शार्क डू डू डू। तेजू, थोड़ा डांटते हुए पर मुस्कुराकर, देखो, मैं समझता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी कर्ज चुकाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें बच्चे को पूरे दिन अकेला छोड़ना जरूरी है क्या? यूयंग मासूम सा जवाब देता है, मैं अकेले भी बढ़िया तरीके से सब कर लेता हूँ। तेजू, उसकी बात काटते हुए, तुम्हें कुछ भी बढ़िया करने की जरूरत नहीं है, बच्चे। यूयंग थोड़ा चिढ़कर, जो भी हो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। तेजू ड्रामेटिक अंदाज में, अरे वाह, इतना प्यारा जवाब। फिर वो यूइह्युन के पास आता है और कहता है, शाबाश। ऐसे ही 3 साल और फिर आज़ादी। अगर ये बच्चा तब तक टिक गया तो। यूइह्युन गुस्से से, क्या कहा तुमने? अचानक डोरबेल बजती है। तेजू, अरे, आ गया। वो बाहर से फूड पैकेज लेकर आता है और यूइह्युन को पकड़ाता है, चलो, टेबल लगाओ, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। डाइनिंग टेबल पर तीनों। यूइह्युन 2 पीस चिकन यूयंग की प्लेट में परोसता है। यूइह्युन, खा लो। तेजू झूठा दुख जताते हुए, अरे, मुझे नहीं दोगे क्या? यूइह्युन उसे एक ही पीस देता है। तेजू बुरा मानते हुए, मुझे तो साफ साफ पक्षपात लग रहा है। यूइह्युन उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और यूयंग से कहता है, ध्यान से चबाकर खाना, ठीक है? यूयंग, ओके। तेजू फिर से ड्रामेटिक अंदाज में, ओह, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं बची। यूइह्युन अब चिढ़कर उसकी तरफ देखता है। तेजू हंसते हुए सोचता है, ये लड़का तो कमाल है, एकदम हिट कॉमेडी शो। यूइह्युन सोचता है, पागल आदमी। तेजू से, जो यूइह्युन के घर से निकलने वाला होता है, तेजू कहता है, शुक्रिया बुलाने के लिए, बस इसी तरह मेहनत करते रहो, जल्दी ही तुम्हारा कर्ज चुक जाएगा। लेकिन बच्चे को घर में अकेला छोड़कर पूरा दिन काम करना, क्या थकावट नहीं होती? यूइह्युन गुस्से में जवाब देता है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तेजू मुस्कुरा कर कहता है, तुम जो महीने भर रेस्टोरेंट में कामते हो, वो पैसे क्लब में एक दिन में कमा सकते हो और बच्चे के साथ ज्यादा वक्त बिता पाओगे। यूइह्युन गुस्से में बोलता है, चुप रहो, तुम्हें तो तुम्हारे पैसे मिल ही रहे हैं ना, और क्या चाहिए? तेजू हंसते हुए कहता है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा,
लेकिन कम से कम बच्चे के लिए एक फोन तो ले लो, अकेले में कुछ हो गया तो। यूhyun उसके शब्दों से थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तेजू कहता है, अच्छा, मैं चलता हूँ। तभी यूhyun उसका हाथ पकड़कर पूछता है, रुको, वो लड़का कैसा है? तेजू अचानक यूhyun को चूम लेता है और यूhyun हैरान हो जाता है, फिर उसका जीभ काट लेता है। तेजू कहता है, ओफ, सच में दर्द हुआ। यूhyun अपने होंठ पोंछते हुए गुस्से में कहता है, तू पागल है क्या? ये सब क्यों किया? तेजू मुस्कुराकर कहता है, तुमने ही मुझे पहले पकड़ा था, क्या यही नहीं चाहते थे? यूhyun सोचता है, काट देता उसका जीभ पूरी तरह। फिर वो पूछता है, योंगदो या जो भी उसका नाम है, वो कैसा है? सच सच बता। तेजू कहता है, मैंने बताया ना, वो हॉस्पिटल में है। यूhyun चिंतित होकर पूछता है, क्या अब तक? इतनी गंभीर हालत है? तेजू कहता है, वैसे तो इतना बुरा नहीं दिख रहा था। अगर कुछ सुनूंगा तो आकर बता दूंगा। यूhyun गुस्से में कहता है, आने की जरूरत नहीं, बस फोन कर देना। तेजू थोड़ा नाटकिया अंदाज में कहता है, तो अब ये अपार्टमेंट भी तुम्हारा हो गया? अब मुझे ही मना करोगे अपने ही घर आने से? यूhyun मन ही मन उसे घूंसा मारने का सोचता है और कहता है, कम से कम अगली बार खून लगे कपड़े पहनकर मत आना, बच्चे का भी ख्याल रखो। तेजू खुद को देखकर कहता है, हूँ, ठीक है, सोचूंगा। और फिर वो यूhyun के सिर पर हाथ रख कर कहता है, फिर मिलते हैं। तब तक किसी मुसीबत में मत पड़ना और अपना एटीट्यूड थोड़ा कम करो। यूhyun ने तेजू का हाथ झटक दिया और गुस्से में कहा, दफा हो जाओ, और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। तेजू मुस्कुराता हुआ घर से बाहर चला गया। अगले सीन में यूhyun किसी को फोन करता है और कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैंने तुम्हें कहा था कि कोई मुसीबत मत खड़ी करना। यूhyun बोला, देर से आने में क्या मुसीबत है? वो आदमी बोला, अगर बॉस ने तुम्हें देर से आने के कारण निकाल दिया तो वो मुसीबत ही है ना? तभी उसके बॉस ने दूर से चिल्लाना शुरू किया, अरे ओ, क्या खड़े खड़े फोन पर बात कर रहे हो? जरा टेबल साफ कर लो और फोन रख दो। फोन पर वही तेजू था जो कहता है, अगर तुम फिर लेट हुए तो बॉस तुम्हें निकाल देंगे। कितनी बार ऐसा हुआ है? खैर, मैंने तुम्हें नौकरी दिलवाई है, लेकिन अगर बॉस तुम्हें निकालना चाहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, खुद संभालो ये सब। यूhyun ने कहा, अब मैं देर नहीं करूंगा, और फोन काट दिया। तेजू ने हंसते हुए सोचा, कितना बदतमीज है, हमेशा की तरह। फोन काटने के बाद यूhyun ने लंबी सांस ली और अपने बॉस की ओर देखा और सोचा, सिर्फ डांट ही नहीं लगाता, ऊपर से मेरी शिकायत भी करता है, कितना झंझट है। बॉस फिर से चिल्लाया, क्या घूर रहे हो? जल्दी से काम करो। टेबल साफ करते हुए यूhyun सोच रहा था, सुबह की नौकरी और रेस्टोरेंट के बीच समय ही नहीं बचत, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिना घर गए सीधे आ जाऊं। अगर मैं घर न जाऊं तो यूhyun पूरा दिन अकेला रह जाएगा। मुझे कम से कम दिन में एक बार तो उसे देखना ही होगा। घर तो है हमारे पास, लेकिन अब समय की कमी है। दूसरी तरफ तेजू अपने ऑफिस में था। उसका एक कर्मचारी बोला, बॉस, किम सहयोग के घर की नीलामी पूरी हो गई है। तेजू ने पूछा, और? कर्मचारी बोला, हमने सोचा था कि वो घर कम से कम $1 लाख में बिकेगा, लेकिन बोली लगाने वाले मिल नहीं रहे हैं। 70,000 भी मिल जाए तो गनीमत होगी, 100,000 की तो उम्मीद भी मत करना। ताइजू गुस्से में बोला, क्या वो जगह भूतिया है या क्या? उसने गहरी सांस ली और कहा, और वो किम सहयोग तो ऐसे गायब हो जाता है जैसे कोई भूत हो। काम करने वाले ने पूछा, क्या हम कुछ और राउंड कराएं या फिर नीलामी यहीं खत्म कर दें? तेजू ने साफ कहा, बस कर दो। काम करने वाले ने सिर हिलाया, लगता है उसके बेटे को उम्मीद से ज्यादा कर्ज चुकाना पड़ेगा। तेजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे खुद ही जाकर ये बुरी खबर सुनानी पड़ेगी। दूसरे काम वाले ने पूछा, आप खुद जाएंगे? तेजू बोला, हाँ। उधर दूसरी तरफ किम यूhyun थकान से चूर घर की तरफ दौड़ते हुए आया। दरवाजा खोलते ही बोला,
किम यूयोंग, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता, तो बस ध्यान रखना कि। पर अचानक उसकी आवाज रुक गई। उसने फिर पुकारा, यूयोंग। कोई जवाब नहीं आया। वह जल्दी से उसके पास गया, जो रजाई में लिपटा लेटा था। ने उसका माथा छुआ और घबरा गया। तेज बुखार था। उसने प्यार से कहा, उठो, दिन हो गया है। यूयोंग ने बहुत धीरे से कहा, ठंड लग रही है। यूह्युन ने उसे गले से लगा लिया और घड़ी देखकर चिंता करने लगा। उसके मन में आया, पहले दवा, हमारे पास दवा है भी या नहीं, या फिर इसे अस्पताल ले जाऊं। लेकिन फिर काम से देर हो जाएगी। तभी दरवाजा जोर से खुला। तेजू की आवाज आई, किम यूह्युन। वो घर में घुसते हुए बोला, ओह, तो तुम यही हो। इन दिनों तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है। अब तो मुझे ही तुम्हारे टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ रहा है। तेजू ने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उसने यूयोंग की ओर देखा और चिंता से पूछा, ये छोटे साहब को क्या हुआ है? यूह्युन घबराते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मैं भी अभी आया हूँ, और हमारे पास दवा भी नहीं है। उसने धीरे से यूयोंग का सिर सहलाया। तेजू ने उसकी हालत देखकर कहा, मुझे देखने दो। अरे यार, इसे तो तेज बुखार हो रहा है। यूह्युन जल्दी से कहता है, मुझे बच्चा दो, इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन उसके दिमाग में एक और चिंता चल रही थी, अगर मैं फिर से लेट हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वो बड़बड़ाया, शिट। तभी तेजू बोल पड़ा, जाओ काम पर। जाओ काम पर। यूह्युन थोड़ा चौंक कर पूछता है, क्या? तेजू फिर दोहराता है, मैंने कहा, जाओ काम पर। बच्चे को मैं संभाल लूंगा। यूह्युन नाराज होकर कहता है, पागल मत बनो, मुझे बच्चा दो, मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ। तेजू उसे याद दिलाता है, तुम्हें याद नहीं है क्या? उस बूढ़े बॉस ने क्या कहा था? अगर तुम फिर से लेट हुए तो सीधे नौकरी से निकाल देगा। उसी वक्त तेजू का ड्राइवर हड़बड़ाता हुआ घर में घुस आता है और जल्दी से कहता है, बॉस, मुझे कार में कुछ दवाइयाँ मिली हैं। तेजू तुरंत कहता है, यहाँ लाओ। वो दवा लेकर ध्यान से लेबल पढ़ता है। यूह्युन थोड़ा उलझकर पूछता है, आप इसमें क्या ढूंढ रहे हैं? तेजू ठंडे अंदाज में जवाब देता है, कोई ऐसी दवाई जो बच्चों के लिए सेफ हो। कुछ पल बाद जैसे ही उसे मनचाही दवा मिलती है, वो कहता है, लो, मिल गई। फिर तेजू यूह्युन की तरफ मुड़कर अचानक उसका चेहरा पकड़ लेता है। यूह्युन झटककर गुस्से में कहता है, तेरा दिमाग खराब है क्या? ये क्या हरकत है? तेजू बिल्कुल गंभीर होकर कहता है, मैं बच्चे को दवा दूंगा और आज पूरा दिन उसका ख्याल रखूंगा। तुम सीधे काम पर निकलो, मिस्टर। अगर कुछ हुआ तो मैं कॉल कर दूंगा। वो अपनी घड़ी दिखाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देर हो गई तो नौकरी गई समझो। पीछे से उसका ड्राइवर उसे एकटक देख रहा होता है। तेजू पलटकर पूछता है, क्या देख रहे हो ऐसे? ड्राइवर हड़बड़ा जाता है, नथिंग सर। कुछ नहीं। यूह्युन अपना जैकेट उठाता है और दरवाजे तक जाता है, लेकिन रुक जाता है। वो कुछ पल हिचकिचाता है। तभी पीछे से तेजू मजाकिया अंदाज में चिल्लाता है, काम पर अच्छे से जाना, हनी। और हवा में हाथ हिलाते हुए उसे बाय करता है। यूह्युन को उसके शब्दों से एक अजीब सी घिन होती है। गुस्से में वो पीछे मुड़कर कहता है, मुझे कॉल करना, समझे? और तेजी से बाहर निकल जाता है। कमरे के अंदर छोटा यूयोंग अब भी परेशान महसूस कर रहा होता है। तेजू धीरे से उसके पास जाकर कहता है, ओ हो, चल बेटा, दवा ले लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो ड्राइवर को आवाज देता है, अरे सुन, थोड़ा पानी लाना। ड्राइवर जवाब देता है, जी सर। और तभी एक पल के लिए तेजू रुकता है और मन ही मन सोचता है, मैं यहाँ आया ही क्यों था? उसके चेहरे पर हल्की उलझन और मुस्कुराहट साथ साथ उभरती है। दूसरी ओर रेस्टोरेंट में यूह्युन प्लेटें परोस रहा होता है, लेकिन उसका मन वहीं अटका रहता है। वो सोचता है, क्या मैं सच में पागल हो गया हूँ? भले ही मेरी हालत कैसी भी हो, क्या मैंने वाकई यूयोंग को उस कमीने के पास छोड़ दिया? बेबी सिटिंग तो छोड़ो,
कहीं वो उसे उठा न ले जाए। शायद मुझे अभी वापस जाना चाहिए। वो बुरी तरह परेशान हो जाता है। शायद मुझे अभी ही वहां वापस जाना चाहिए। इन्हीं उलझनों में खोए हुए यूह्यून से गलती से चॉपस्टिक गिर जाती है। तभी उसका बॉस गुस्से में चिल्लाता है, दिमाग लगा। किम यूह्यून, आज पहली बार टाइम पर आए हो, लेकिन लगता है अपना दिमाग घर छोड़ आए हो। वो छोड़ो और रूम नंबर 9 में ड्रिंक्स डिलीवर करो। यूह्यून घबराकर जल्दी से खाना और ड्रिंक्स लेकर रूम 9 में चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, एक आदमी अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अरे भाई, आराम से रखो, धीरे से। फिर पीछे से दूसरा आदमी उसकी पीठ पर हाथ रखता है और कहता है, ओहो, लगता है तुम यहाँ नए हो, यह असली ताज़ा माल है। यूह्यून का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो आदमी आगे कहता है, तुम ओमेगा लोग कभी अपनी उधारी नहीं चुका पाते यहाँ। आखिर में तो सभी क्लब में ही पहुंच जाते हो। तुम भी वही करोगे। इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? क्यों न मैं तुम्हें पहले ही खरीद लूं? बोलो, मैं अच्छा दाम दूंगा। यूह्यून खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। उसे ताइजू की बात याद आती है, कोई तमाशा मत करना। लेकिन अब हद हो चुकी थी। यूह्यून ने गुस्से में ट्रे उठाकर उस आदमी के सिर पर जोर से मार दी। वो आदमी चीखता है और यूह्यून को जोर से धक्का देकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है। तू साला रेंट बॉय खुद को क्या समझता है, हाँ? यूह्यून और गुस्से में आकर उस आदमी के चेहरे पर घूंसा मारते हुए कहता है, किसे रेंट बॉय कह रहा है, हरामी? पास खड़ा दूसरा आदमी घबराकर कहता है, बॉस, आप ठीक हैं? वो आदमी गुस्से से चिल्लाता है, साले, क्या कर रहे हो? इसे पकड़ो। यूह्यून खुद को छुड़ाने के लिए जोर जोर से हाथ पैर मारता है और चिल्लाता है, छोड़ो मुझे। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और गुस्से में बड़बड़ाता है, हरामी कहीं के, छोड़ो मुझे, साले कमीने। और यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।